नमस्कार, न्यूज आवर का खास कार्यक्रम आमना सामना देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम बात करेंगे किसान पर घमासान की। जी, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन कांग्रेस सरकार विकास नहीं करने का सरकार पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार संपत्ति को बेचने का आरोप भी कांग्रेस ने यहां पर लगाया है, जिस पर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग की। इस बैठक में प्रदेश को लेकर अहम फैसलों पर चर्चा भी हुई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर बताया कि सांची को कैसे आगे बढ़ाना है और ब्रांड बनाना है। इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़ा जाएगा। किसान की आमदनी बढ़ाने के बहुत बड़ा जरिया है, साथ ही लोगों के सामने रोजगार सृजन करने का भी अवसर होगा। किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 साल के लिए 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दुग्ध सहकारी समितियां की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी। 1700 करोड़ रुपए सांची ब्रांड की आय होगी। सांची के लिए भी सरकार प्रोफेशनल लोगों को लेकर आ रही है। इसके साथ ही नस्ल के पशुधन किसान खरीदे, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। फ्यूचर प्लानिंग भी हुई है। कुछ वर्तमान समय में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी स्वीकृति मिली है। और सबसे बड़ी बात है, जो 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन, आप सभी जानते हैं कि 5 साल के लिए राज्य सरकार को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र से मिले। हर राज्य चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया सभी विभागों को कि वे अपने अपने विभाग में किस प्रकार 5 साल की प्लानिंग करके, और हम 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी बात रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को मिल सके। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, देश के माने माने अर्थशास्त्री, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। वो यहाँ पर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि बीजेपी सरकार विकास नहीं कर रही, किसानों की आय दोगुना नहीं कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, केवल और केवल सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया जा रहा है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का जो स्थापित ब्रांड सांची है, उसे ही सरकार ने बेच दिया है। दरअसल सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की आर्थिक हालत खराब है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश का जो एस्टैब्लिश ब्रांड है सांची, उसको इन्होंने बेच दिया। ये जमीनें बेच रहे हैं, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के ब्रांड बेच रहे हैं, ये बिल्डिंगें बेच रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हमने 50 साल के बाद पूरा देश बदल दिया। 50 साल में जो देश बना था उसको ये बेच रहे हैं। जो मुझे जानकारी है कि सरकार की आर्थिक हालत इस तरह की नहीं है कि वो और कोई भी हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए राशि का नियोजन कर सके। तो ये बिल्कुल काल्पनिक है, आंख में धूल झोंकने की बात है। तो देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए जो फैसले लिए गए हैं उसे सरकार जो है वो सही बता रही है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस जो है इस पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ किसानों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। चलिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बीजेपी के साथ करूंगी। आप पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसानों की आंखों में आप लोग धूल झोंक रहे हैं। आनंद जी, माफ कीजिएगा, व्यास जी आपसे, माफ कीजिएगा व्यास जी आपसे सवाल। देखिए रूबी जी, जिस तरह से आज प्रदेश सरकार कार्यकारी, चाहे वो नवाचार करने की बात हो, चाहे वो किसान हित की बात हो, चाहे वो ज्ञान को लेकर चलने की बात हो,
और ज्ञान से हमारा उद्देश्य है गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता, इन चारों वर्गों के विकास के लिए प्रदेश सरकार धरातल पर कार्य करेगी। और उसके पूर्व में लगभग 20 वर्षों का अगर कार्यकाल समझेंगे तो 7 कृषि कर्मठ अवार्ड की बात हो, 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर, और उसके बाद 65 लाख हेक्टेयर करने की बात हो, उसके बाद अभी की 2 योजनाओं के माध्यम से कृषि रकबे को बढ़ाने की बात हो। तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो 5 स्टैटिक्स होते हैं उन 5 स्टैटिक्स पर ही कार्य कर रही है, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की बात हो, जिसमें लागत घटाने की बात हो, जिसमें ठीक दाम देने की बात हो, जिसमें प्राकृतिक आपदा राशि जो पूर्व में फसल बीमा या 4 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है, या खेती विविधीकरण और प्राकृतिक खेती की बात हो, तो सभी प्रारूपों में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और इसी में फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, मिट्टी हेल्थ स्कीम कार्ड, किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना, किसान संपदा योजना, उसके बाद कौशल विकास योजना, तो निश्चित रूप से, और मैं इसका बकायदा पूरा डाटा भी दे सकता हूँ कि कितने किसान समृद्धि केंद्र आज कार्य कर रहे हैं, कितने मिट्टी हेल्थ स्कीम कार्ड के सेंटर कार्य कर रहे हैं, उससे कितना लाभ हुआ। तो निश्चित रूप से जहां परसेप्शन खत्म होते हैं वहां से हम सोचना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक है। आनंद जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सांची को ब्रांड बनाना है और प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी जोड़ा जाएगा और किसान की आमदनी में भी फायदा किसान को यहाँ पर होगा, और आप लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मीरा जी ने इतनी सारी स्कीमें गिनाई, तो क्या उससे सरकार की आय दुगनी हुई क्या अभी तक पिछले 20-22 सालों में? नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े वादे किए, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई। अब इनको चूंकि एक वो घाटे का जो सांची ब्रांड है उसको इनको बेचना है, प्राइवेट हाथ में देना है, तो ये इस तरह की एक प्लानिंग होती है, सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार करना और प्रदेश की संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में देना। क्योंकि सांची तो पहले से चल रहा है, दूध लोग उनको सांची को ऑलरेडी समितियों के माध्यम से दे रहे हैं, तो फिर क्या ये दूध के प्राइस बढ़ाएंगे या जो घाटा होगा वो सरकार वहन करेगी या प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं? इसमें कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। तो मतलब सरकार की नियत में खोट तो है, क्योंकि इतनी सारी स्कीमों के बाद भी सरकार में किसानों की हालत तो वही है, रोजगारों की हालत वही है, महिलाओं की हालत वही है, प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ रहा है, संपत्तियां बेची जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ है सरकार के पास? सिर्फ सब्जबाज और बातें हैं। फिर आप भले ब्रांड बना लें, 1500 करोड़ निवेश कर दें, प्राइवेट हाथों में दे दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिक पॉलिसी बीजेपी की खराब है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे हम व्यास जी से, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, संपत्तियां बेचने का आरोप यहाँ पर सरकार पर लग रहा है। कांग्रेस का दावा है कि यहाँ पर सिर्फ संपत्तियां बेची जा रही हैं और सरकार की आर्थिक हालत जो है वो ठीक नहीं है। इस दावे में कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? नहीं, ये तो सर्वविदित है कि सरकार लगातार जो है कर्ज पे कर्ज लेती चली जा रही है, और फ्री बीज जो वितरण का मामला, दरअसल इस सब चीज को बहुत स्पष्ट कह देने की हिम्मत राजनीतिक दलों को किसी को नहीं है। सभी दल गाए बगाए जो है फ्री बीज का लालच देकर के सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार खोखली किस वजह से हो रही है इस सब की ओर जो है कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। और लेकिन हम लोगों के ऊपर यह दायित्व बनता है कि इस बात को सामने लाए कि सरकार को कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है और संपत्तियां क्यों बेचनी पड़ रही है। दूसरे, संपत्ति गाए बगाए लोगों के पास में कुछ चुने हुए चुनिंदा कुछ चंद लोगों के पास में सोना उगल रहे हैं, सोना निकल रहा है, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं नगद। वो पैसा किसका है? एक तरफ तो सरकार कर्ज ले रही है, एक तरफ जीएसटी लेकर के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है, लोगों का पैसा सरकार के पास जा रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में जो है जो आधा कुंटल सोना और करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो ये पैसा किस ओर से आ रहा है, किस ओर जा रहा है, ये भी सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस सब के नियंत्रण के लिए सरकार को बराबर कोशिशें करते रहना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार को कर्ज क्यों लेना पड़ता है और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनकी वजह से सरकार कर्ज के बोझ में दबी जा रही है, और जो सामान्य जनता है, तो सामान्य जनता को कहीं ना कहीं इसका भार उठाना पड़ता है, टैक्स के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो,
लेकिन गाय बगाए ये भार जो है जनता के ऊपर ही आता है। ठीक। तो सरकार को कुल मिलाकर गंभीरता से, जैसे आज सरकार ने जो निर्णय लिए हैं जिससे हमारी बात की शुरुआत हुई है, किसान का नाम तो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि एक बहुत बड़े किसान आंदोलन की सुगबुगाहट जो है अंदर खाने पनप रही है। दिल्ली बॉर्डर पर जो डल्लेबाज जी अनशन पर बैठे हुए हैं और जो एक साल होने को आ गया किसान आंदोलन का, सरकार ने बुला करके उनसे चर्चा तक नहीं की है, और जो उनकी स्थिति जो है, जो अनशन पर बैठे हुए वो गंभीर है जी। यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है जो किसानों को गलत संदेश जाएगा, तो देश भर में जो है संगठनों की दीवारें तोड़ करके बड़ा किसान आंदोलन जो है, किसान सड़कों पे आ सकते हैं। और इसलिए जो है हर प्रदेश सरकार जो है वो कई किसानों का नाम लेना चाहती है, हर मीटिंग के बाद में कहती है किसानों के लिए ये कर रहे हैं, किसानों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कर क्या रहे हैं ये चीज स्पष्ट कभी नहीं होती। केवल कहा जाता है किसानों के लिए ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये हमेशा से किया जा रहा है, सालों से हो रहा है। और सही बात तो यह है कि किसानों की संपत्ति कितनी बड़ी है कितनी नहीं बड़ी है, इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत राजनीतिक दलों को नहीं है। जो भी गांव में विजिट करते हैं लोग, हम भी गांव में जाते हैं, तो किसानों की संपत्ति बढ़ी है कि घटी है, किसानों की आय बढ़ी है कि घटी है, इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है लोगों को। कितनी गाड़ियां प्रतिवर्ष किसानों गांव में नई आती है, और किस तरीके से नशे का कारोबार, ठीक है, तो 3 पीढ़ी साथ बैठ करके नशा कर रही है। जहां पे कभी कोई एक व्यक्ति शराब पी लेता था तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करता था। तो इस सब के लिए जो प्रयास करना चाहिए जमीनी स्तर पर, वो सामाजिक स्तर पर करने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए कहीं कोई विचार नहीं हो रहा है। ठीक है व्यास जी, कांग्रेस का कहना है कि सरकार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो कोई हितग्राही मूलक योजना जो है वो शुरू कर सके, क्या कहेंगे? नहीं देखिए रूबी जी, दोनों चीजें होती, मैं दोनों सम्मानियों का बहुत सम्मान करता हूँ, दोनों के जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा किसान बैठे, किसानों से लगभग 3 मंत्रियों ने कई बार चर्चाओं का दौर हुआ, और उसके बाद में समिति का निर्माण हुआ। जो समिति किसान हित में निर्णय लेगी उसका अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है, लेकिन उसके पूर्व से वापस, और वो किसान समृद्ध है या नहीं, जो लैंड क्लोजर के पीछे ट्रैक्टर लाकर 3 महीने का रसद लेकर वहां पर पूर्व में बैठे थे, तो वो समृद्धि है या नहीं है, तय कर ले। दूसरी बात है कि जो पूर्व में मांगे की गई थी, निश्चित रूप से उसमें प्राथमिकी तौर पर लगभग 22 फसलों पर MSP सरकार देने का कार्य कर रही है। इसके पूर्व में कितना ही कांग्रेस के राज्य है जो MSP दे रहे हैं, अपने तरफ से बोनस भी बढ़ा के दे रहे हैं, इसको प्रदर्शित कर दिया जाए। कर्नाटक ऑन रिकॉर्ड 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। हिमाचल में परिस्थिति यह है कि मंत्री अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 महीने की हम तनख्वाह नहीं लेंगे क्योंकि प्रदेश जो है ओवरड्राफ्ट हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 वर्षों में हितग्राही मूलक योजनाओं का निर्धारण, निवारण आम जनता के हित में भी करती आ रही है, और हम भी 20 वर्षों में एक भी बार हम ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। सभी योजनाओं का प्रसारण, और उसके बाद में हमारा कर्ज जो है वो डेब्ट के अकॉर्डिंग ही है। हमने GDP बढ़ाने का कार्य करा है, लगभग 7 कृषि कर्मठ। अगर किसानों की हालत सुधरेगी अभी तो मिलेंगे। उसके बाद में हमने जो 7 लाख हेक्टेयर का रकबा होता था उसको 47 लाख तक पहुंचाया, तो किसानों की आमदनी बढ़ी है। 47 लाख से हम 65 लाख तक पहुंचे, तो किसानों की आमदनी बढ़ी है। और निश्चित मूल सुविधाएं देने की बातों कांग्रेस ने प्रदर्शित करे कि कितने राज्यों में किसान सम्मान निधि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी योजना है, जिससे किसान डायरेक्ट लाभान्वित होता है, कांग्रेस अपने कितने राज्यों में उसको देने का कार्य कर रही। वही भारतीय जनता पार्टी फसल बीमा एक समय पर जो है फसलों को तहसील स्तर पर देखकर मना कर दिया जाता था। हम आज जिला स्तर हो या तहसील स्तर हो या पर गांव का मूल्यांकन करने के पश्चात तय कर रहे हैं। तो 4 करोड़ पैसे किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाता है। ठीक है व्यास जी, आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, किसानों की मासिक आय भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने खूब तरक्की की है, और मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इसमें सरकार का क्या रोल है? किसानों की मेहनत है, उनका पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। आज इतनी स्कीमें हैं, अगर सरकार उसके बाद भी MSP डबल कर पाई क्या सरकार?
जो इन्होंने चुनाव के समय वादा किया था। व्यास जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। बेटे प्रेम व्यास जी, जी बिल्कुल आएंगे। प्रेम व्यास जी से पूछिए कि आपने चुनाव के एजेंडे में लिखा था कि हम एमएसपी डबल करेंगे, कितने % बढ़ाई? तो झूठ तो इनका सामने ही दिख रहा है। 10 स्कीमें ये गिना चुके हैं और 10 स्कीमों में कांग्रेस किसी भी किसान को फायदा नहीं पहुंचा है। ये देखिए, एक सुनियोजित साजिश है, सांची के ब्रांड को बेचना, प्राइवेट हाथों में देना और नाम किसानों का लेना। ये एक सीधा एजेंडा है बीजेपी का। इसका कोई किसानों से संपर्क नहीं है। अरे भाई, किसान पहले खेती करेगा, पैसा कमाएगा, उसके बाद तो गाय खरीदेगा, उसके बाद दूध दोएगा, उसके बाद वो समिति में देगा, उसके बाद उसको पैसे मिलेंगे। तो एक ये जनरल प्रोसीजर भी अगर बीजेपी को नहीं मालूम है और ये दोष कांग्रेस पे देते हैं, तो 20 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, आप एक एमएसपी का वादा नहीं पूरा कर पाए, तो बाकी चीजें तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुनियोजित तरीके से टेक। ठीक है, व्यास जी कुछ कह रहे थे आप, कहिए। देखिए, मैं पूरा आंकड़ा बता देता हूं। एक तरफ तो मैंने जो प्रश्न करे कि कांग्रेस कितने राज्यों में किसान सम्मान निधि दे रही है, पर चूंकि नहीं दे रही है उसका जवाब नहीं आया। कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या क्यों करी है, उसका जवाब नहीं आया। हिमाचल में आप ओवरड्राफ्ट होकर सुन लीजिए, अब आपकी बात में ढेर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, चर्चा भी हमारी मध्य प्रदेश की, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में एनडीबी और 11,000 गाँव को हमने चिन्हित किया, पर इसके पूर्व में कई राज्यों ने उसके साथ में कार्य करा है। अंतिम जहां तक अंतिम गाँव तक। आनंद जी, आपकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास आएंगे। सड़क कहेंगे, ये समस्या यही है कि ये सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। सुन लीजिए ना, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आनंद जी वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आपकी आवाज वैसे भी समझ में नहीं आ रही है, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इसलिए ये गंभीरता प्रदर्शित करता है कि किसानों के लिए कितने गंभीर है, ये सुनना तक नहीं चाहते। आपने बोला कि हमने एमएसपी बढ़ाई कि नहीं, स्वामीनाथन आयोग 2005 और 6 में आई, कांग्रेस ने 2013 तक उसको लागू नहीं करी। इसका कारण जानते हैं, आज तक नहीं प्रदर्शित करा। अब सुन लीजिए आनंद जी, गेहूं उस समय समर्थन मूल्य गेहूं 1400 रुपए था, हमने उसको 2300 रुपए से ज्यादा करा। अब बताइए डबल के करीब है या नहीं। जो का समर्थन मूल्य 1100 था, हमने उसको 1800 रुपए आधा करा। बताइए डबल के करीब है या नहीं। चने का समर्थन मूल्य 3100 था, हमने 5440 करा। बताइए डबल के करीब है या नहीं। मसूर 2950 था, उसको 6450 करा। बताइए डबल के करीब है या नहीं। कुसुम 3000 था, उसको 5800 करा। बताइए डबल के करीब है कि नहीं। किसान की आय 1.5 गुना करने की बात हमने करी थी, तो निश्चित रूप से इन पैमानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से वो लाभ देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने शासित सभी प्रदेशों में करा है। वही कांग्रेस किसान सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा की बात हो, मिड डे हेल्थ स्कीम की बात हो, किसान समृद्धि केंद्रों की बात हो, सभी चीजों में आज अछूती नजर आई और किसान वहां पर आत्महत्या तक करने को बधी थे। ठीक है आनंद जी, यहाँ पर तो व्यास जी ने लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी है, बोलिए आप क्या कह रहे हैं। मैं गिनाता हूँ आपको कि लागत कितनी बड़ी, ये भी तो प्रेम व्यास जी से पूछिए। इन्होंने जो बढ़ाया उसके एवज में लागत भी तो बड़ी है, वो गिनी क्या इन्होंने। आज सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए पड़ती है प्रति एकड़, और आज बिक्री कितने में है, 4,000 में। तो क्या इन्होंने 6,000 की। गेहूं की ये स्थिति है, चने में ये स्थिति है, हर फसल की ये स्थिति है। तो या तो इनको जानकारी नहीं है कि ये बेसिक को समझते नहीं है कि लागत बढ़ी है, उसके रेशो में नहीं बढ़ाया है इन्होंने। और 20 साल जानकारी डबल कुछ भी बात करते हैं, तो 20 साल में लागत कितनी डबल हुई, महंगाई कितनी बढ़ी, ये भी क्लाइमेटिक जोन है आनंद जी, मुझे बता दें। तो फिर आप कितने क्लाइमेटिक जोन से जहाँ पर खेती होती है। अरे झूठ तो आप बोल रहे हो। चुनाव के लिए आपने एजेंडा बोला था कि एमएसपी डबल करेंगे। एमआरपी और एमएसपी की बात आप लोग कर रहे हैं। हमने कहा एमएसपी तो हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, मैंने प्रदर्शित कर दिया। आपने कहा डबल करे कि नहीं। 2014 में हमने वादे कर रहे थे, तो डबल करने का कार्य करा है। आप बताइए ना, कांग्रेस शासित किस राज्यों में आप बोनस देने का कार्य कर रहे हैं। जैन साहब की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। आपने डबल के करीब, आप खुद ही बोल रहे हैं कि अभी डबल नहीं किए, डबल के करीब है। मेरा प्रश्न ये कि जो लागत बढ़ी है उसी की रेशो में आपने प्राइस नहीं बढ़ाई है, तो ये तो तय। और चुनाव के लिए बेसिक एजेंडे में आपका था कि हम एमएसपी डबल करेंगे, तो आपका फेल्यूर तो यही दिख रहा है। जहाँ महंगाई बढ़ी है, किसानों की लागत बढ़ी है और एमएसपी आपने बढ़ाई नहीं है,
और आप 20 तरह की स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद भी किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो इसके लिए कौन दोषी है? कांग्रेस थोड़ी, बीजेपी है, क्योंकि 20 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। तो आप कितना झूठ बोलेंगे लोगों के साथ? जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने भी बोला कि बेसिक चीजों पे तो आप बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो उपाध्याय जी आपके पास आना चाहेंगे। किसानों की इनकम डबल करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2018 में राज्यपालों की हाई पावर कमेटी गठित की थी और अक्टूबर 2018 में ही रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी, लेकिन समिति की रिपोर्ट अब तक लागू नहीं की गई है। सही बात तो यह है कि जो किसानों के लिए जो बेसिक बातें हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कमेटी की थी, उस कमेटी की सिफारिशें यदि मान ली जाती तो आज किसानों में असंतोष नहीं होता। दरअसल फसलों की कीमत पर असंतोष नहीं है, किसानों का असंतोष इस बात का है कि सरकार ने 2300 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा था और उसमें भी सरकार ने ये बताया कि हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आज जो है 35 रुपए 40 रुपए किलो मार्केट में आटा बिक रहा है। तो वो बीच का मार्जिन कहां गया भाई? गेहूं तो सरकार ने खरीदा था और मार्केट में 35 रुपए किलो व्यापारी बेच रहा है, तो वो बीच में जो पैसा है, वो पैसा जो है लगभग किसान ने जो 2300 रुपए बेचा, वो 2300 रुपए का 50% एवं बिक रहा है आटा। तो वो किसान का 50% जो पैसा है वो किसकी जेबों में गया? वो दरअसल किसानों का गुस्सा इस बात पर है। और यदि ये इस तरीके का नहीं होता तो किसानों को भी कुछ पैसा ज्यादा मिलता और लोगों को भी जो है कुछ कम में गेहूं खरीदने को मिलता, कम में आटा मिलता। दरअसल खाद्यान्न के साथ जो है इस तरीके का व्यापार जो है हमारे देश में, एक देखा जाए तो हमारे देश में ये एक पाप है। यदि खाद्यान्न के ऊपर जो है कोई पैसा खींचता है, कोई उसको चूसने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर किसानों को भी ये लगेगा कि ये हमारा पैसा कोई और चूस रहा है, और आम उपभोक्ता को लगेगा कि हमको महंगी दर पर जो है आटा मिल रहा है। तो ये बीच का पैसा जा कहां रहा है, इस बात का पता कौन लगाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पर सरकार की है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कमी है। ठीक, ये मेरा कहना। ठीक है व्यास जी, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का जो स्थापित ब्रांड है सांची, उसे ही सरकार ने बेच दिया है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। देखिए ये आरोप मात्र है। एनडीबी मुझे बताइए प्राइवेट संस्था है या सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली सांची की तरह संस्था है, जिसने कई राज्यों में गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य करा। हमने 11,000 गांवों तक पहुंचने का एजेंडा बनाया, उसके बाद में उसके साथ में जुड़कर कार्य करना चाहा। अब वही कांग्रेस की परिस्थिति क्या है कि जहां पर चिलिंग स्टेशन नहीं है, जहां पर जो है वो इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है, उन गांवों तक कैसे पहुंच के किसानों को लाभ हो जाएगा? और उसके पूर्व हम ऊपर बजट का एलोकेशन करते हैं और उसके बाद योजनाओं को लागू करते हैं। और मूल्यांकन समिति जो होती है वो धरातल पर आकर मूल्यांकन करने के पश्चात एमएसपी तय करती। चूंकि भारत में लगभग 127 है और सभी जगह लागत अलग है, सभी जगह जो खेतों की उपज है वो अलग है, तो उसके बाद में तय किया जाता है। शरबती गेहूं की बात करेंगे तो शरबती गेहूं की कम है, लेकिन अभी उसकी ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा प्राइस है। उसके बाद में बासमती राइस के पिछले बार की बात करेंगे तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात करा है। हमने किसान को एग्रो फंड के साथ में जोड़ा, हमने जो है मूल्यांकन समितियों का गठन करा, जो विभिन्न जगहों पर जाकर मूल्यांकन समितियों ने अपना कार्य भी करा है। दूसरी बात, कृषि के उत्पादन में कांग्रेस के शासन में 1 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन गेहूं होता था, आज लगभग 6 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन के आसपास हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि किसानों के जब फसल बढ़ेगी तो उनके निश्चित रूप से आय भी बढ़ेगी। और जो एमएसपी की बात है, कांग्रेस बताए ना कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को 2013 तक क्यों नहीं लागू करा था। हमने 22 फसलों पर लागू करा, 22 फसलों में हमने उसको बढ़ाने का कार्य करा। 1400 के पहले कांग्रेस प्रदर्शित करते हैं कि 2003 में आई थी जब उन्होंने कितना बढ़ाया था और 2014 तक वो कहां पहुंचे थे और 2014 से 24 तक हम कहां पहुंचे। ये एक मूल चरित्र में अंतर है कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के। और दूसरा, संग्रहण के लिए भी हमने योजना बनाई और एग्रो इंफ्रा फंड का निर्माण करा और संग्रहण उसके बाद पॉसिबल हुआ। हमने जो है एफडीए को भी बढ़ाया और हमने जो है 2.80 के आसपास जो
गन्ना किसान थे, छोटे किसान, उनको देने का हमने मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय ठीक है बाजार में व्यास कार्य जी, करा, ठीक। हमने ब्रांडिंग्स का काम करा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आनंद जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराते हुए जवाब दे दीजिए। देखिए मैडम, ये तो ऐसा बता रहे हैं कि पिछले 50 साल में 70 साल में जो किया वो बीजेपी नहीं किया बाकी तो किसी ने कुछ नहीं किया। अभी अगर ब्रांड की बर्बाद बात तो किया करते हैं तो आज दूध जो बाजार में मिलता है 48 से 50 रुपए लीटर, मेरे घर में भी दूध आता है, ठीक है, वो ब्रांडेड दूध आता है 60 रुपए लीटर। तो जो पत्रकार जी महोदय का प्रश्न है कि ये 9 रुपए का फायदा किसको मिलेगा, मतलब महंगाई बढ़ाएंगे आप और महंगाई जाएगी सरकार की जेब में या प्राइवेट व्यक्ति की जेब में, किसानों को कहाँ फायदा मिलेगा। और ये कलेक्शन सेंटर तो सालों से है, आज थोड़ी हुआ है। तो बीजेपी कर क्या रही है, हम भी तो वही पूछ रहे हैं। अरे भाई 45 का दूध आप 60 में बेचेंगे तो ये प्रॉफिट किसको जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। वो कलेक्शन सेंटर तो ये आए इसीलिए दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है, या लोग दूध नहीं पी रहे हैं, बीजेपी का ऐसा कहना है। ठीक है, तो फिर ये तो कांग्रेस का ऐसा कहना है कि 70 वर्षों से बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी कम हो गया, और उसके बाद में दूध के रेट आपके समय दुगुने हुए थे मित्र। आप आंकड़ा उठाकर देखिए, उसके बाद चर्चा करिए। ठीक है, समय की कमी है, उपाध्याय जी के पास पहुंचेंगे। अब हो सकता है आप पाउडर पीते हो। विदेश में बिक रहा धान फिर भी किसान परेशान, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दरअसल क्या है कि वो जिस तरीके से किसान की फसलों और उसके उत्पाद को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाने लगेगा तो गाय बगाए सरकार के बाद में बड़े व्यापारी लोग इसके जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात होती है तो बहुत बड़े व्यापारी इसमें कूदते होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। जब फसलें सरकार खरीदती है तो वो उनको जब उसका स्टॉक पर्याप्त हो जाता है तो उनको नीलाम करती है, और नीलाम किस दर पर करती है और कितने बड़े कौन लोग उसके पीछे होते हैं, ये इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दरअसल वो कुल मिला के जो है वो फसलें जो है सरकार के माध्यम से भी ऐसे लोगों पर चली जाती है जो बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, और इन सब वजह से जो है निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर विचार होना चाहिए। और सरकार विचार कर रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार को असली मुद्दों पर विचार करना चाहिए, और संगठन किसानों के कोई भी हो सभी स्टेक होल्डर को बुलाकर के बात करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे दल का सहयोगी किसान संगठन है, ये उसके दल का सहयोगी किसान संगठन है। दरअसल यही मुख्य वजह है जिसकी वजह से किसानों की बात हमेशा सारी पार्टियां करती तो है पर उसका समाधान नहीं निकलता, क्योंकि वो जो खुले दिल से सबको बुलाकर के बात करने को कोई तैयार नहीं। ठीक है उपाध्याय जी, समय की कमी है और समय हो गया कि हम चर्चा को यहीं विराम दें। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। तो देखिए अब मध्य प्रदेश में किसानों पर भी सियासत जो है वो शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो किसानों के हित में है। बीजेपी भी किसानों के लिए इस फैसले को सही बता रही है, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की बातें हवा हवाई है, इनमें सच्चाई नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसानों के हित में आखिर कौन है और लाख दावों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।